70 साल संविधान को लागू हुए हो गए, लेकिन सरकारें आती रहीं जाती रहीं। ये बीजेपी वालों को मिर्ची लगती है और वो कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं। ये मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं है मैडम। ये मेरे हीरो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब संविधान सभा की आखिरी मीटिंग में बोल रहे थे कि आज से मैं लोगों को, आप सबको एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे जाऊंगा, लेकिन आर्थिक और सामाजिक जो खाइया है इनको पाटने का काम आने वाली सरकारों को करना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी होगी। सरकार पक्का बन रही है। बहुत कॉन्फिडेंट है आप सर? बहुत कॉन्फिडेंट है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब जीत रहे हैं। बचना नहीं, अब रण होगा। दिल्ली का एमसीडी चुनाव नजदीक है और कांटे की टक्कर होने वाली है भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी में। मेरे साथ है सोशल जस्टिस मंत्री राजकुमार आनंद। लगातार उन मुद्दों पर मुखर होकर आवाज उठाते हैं जो आम इंसान से जुड़े हैं, जो रोजी रोटी से जुड़े हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार, जय भीम। जी सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आप सोशल जस्टिस मंत्री पद संभाल रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हमने काम करना शुरू कर दिया है उस पर, और सारी फाइलें एक एक करके हम डिटेल में देख रहे हैं। और जो काम मतलब पेंडिंग है उनको बहुत तेज गति देने की दिशा में हम बढ़ेंगे। ये हमारा पहला लक्ष्य है। लेकिन कैसी रही जर्नी कि राजकुमार आनंद को अगर हम देखते हैं तो आपकी स्टार्टिंग जर्नी से लेके एक मंत्री पद तक कैसा रहा सफ़र? सफ़र देखिए, मैं एक बाल मजदूर था बचपन में। 14 साल की उम्र में ताला बनाने की फैक्ट्री में काम करता था, क्योंकि बहुत गरीबी में हम लोग पढ़े पले। उसके बाद जब 10th में आए, ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई पूरी की, और ऐसे करके पढ़ाई लेकिन जारी रखी हमने कैसे भी करके। एमए पॉल साइंस में किया, और ये सब उसके बाद चलता रहा संघर्ष। फिर हमने पिल्लो बनाने का बिजनेस किया, फिर धीरे धीरे सिंथेटिक लेदर का किया, और बिजनेस में भी अच्छा नाम कमाया। एक ताला बनाने की फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चे के जहन में ये कैसे आया कि मुझे बिजनेस की तरफ जाना है, मुझे आगे बढ़ना है? चीज़ें चलती गई, अपने आप धीरे धीरे होती गई। लेकिन ये था कि अब देखिए ना, इतने संयोग होते थे मेरी लाइफ में, हुए हैं। मैं 12th पास किया मैंने, तो आईआईटी रुड़की में मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब हम वो 200-250 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब बच्चे गए, हम भी गए, दे आए, और वो वहाँ से आ गया वेटिंग लिस्ट में, नाम आ गया। 15 नंबर था हमारा वेटिंग लिस्ट में। कह रही जी हॉस्टल तो मिलेगा नहीं, आपको 2000 रुपये महीने खर्चा आएगा हॉस्टल में रहने का, पढ़ने का। अब नाना नानी के पास रहते थे, उन्होंने गोद लिया हुआ था मुझे, तो मम्मी पापा को भी बुलाया, उनको भी बुलाया। दोनों ने बोल दिया कि भाई हमारे पास पैसे तो है नहीं, और तुम्हें पैदा इसलिए किया कि तुम पैसे कमा के हमें कुछ दो। तो उस दिन लगा कि यार ज़िंदगी में पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। ये सपना टूट गया कि मुझे इंजीनियर बनना था, ये होना था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हम पढ़ते रहे, बस एमए किया हमने, और साइड बिजनेस ढूंढने की कोशिश करते रहे, और फिर धीरे धीरे बिजनेस में आ गए। मतलब आपने रुकने का प्रयास नहीं किया, लगातार आप काम करते गए और आपके लिए रास्ते बनते गए। हाँ, मैं कई बार जीरो पे आया, फिर उठा, फिर चला, और करता रहा। और मेरे हीरो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी देन है कि आज मैं मंत्री पद पे हूँ। और दूसरे मेरे नेता और मेरे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया, और मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं उनके इस जो उन्होंने मौका दिया है, मैं उसको उनके इस भरोसे को टिकने नहीं दूंगा। जो आपकी जर्नी रही, कई बार ना इंसान हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया? क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप रोल मॉडल बन सकते हैं, बहुत लोगों के लिए एक इंस्पायर आपसे होकर बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। एक मतलब ज़मीनी स्तर का बच्चा एक बिजनेसमैन बन सकता है, मंत्री पद तक पहुंच सकता है। कैसे आप मूव ऑन करते थे उस मोमेंट में? मैं बहुत बार गिरा हूँ, मैंने आपको बताया। तो गिरने से और इन सब चीज़ों से तो मुझे तो लगता है कि उससे और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। ऐसा लगता है कि पिछली बार गिरे थे तो यहाँ तक बढ़े, इस बार गिरे हैं तो शायद इससे ऊपर बढ़ेंगे, तो और मेहनत करो। और मैंने एक बुक लिखी है, मैं बुक लिखने का, डायरी लिखने टाइप का
मुझे आदत रही थी, तो उसको मैंने कंपाइल किया विधायक बनने तक, ताला मजदूर से विधायक तक का सफ़र। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको पूरी करूँगा इलेक्शन के बाद, तो फिर उसको मैं आपको दूंगा। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बहुत जल्दी हताश निराश होकर अपने रास्ते से गिव अप कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी से गिव अप कर देते हैं? क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से इंसिडेंट होते जाते हैं, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं और लोगों की जॉब चली गई है, स्टडी गिव अप कर देते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी जोखिम डालकर अपनी हत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं एक तो ये मेरा ये मैसेज रहेगा सारे समाज के लिए। समाज का मेरा मतलब यही होता है कि सबके लिए, कि एक तो बच्चों से ना बहुत ज़्यादा उम्मीद ये ना करें कि वो पढ़ें, और बच्चों से ये देखें बच्चों में कि उनमें कुछ क्षमताएं हैं या नहीं। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं, अब मेरे ख्याल से 11th-12th में पता लग जाता है बच्चे का कि वो ब्रिलियंट है या नहीं। अगर वो क्रैक कर सकता है कोई एग्ज़ाम या कुछ कर सकता है, तो उससे आगे उसका टाइम वेस्ट कराएं। अदरवाइज़ उसको कोई स्किल में, जो हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है, उस पर काम कर रही है, किसी स्किल में या किसी चीज़ में उसको लगाएं। लेकिन जिस तरीके से आपकी पार्टी पे लगातार सवाल उठते रहते हैं घोटाले को लेके, शराब घोटाले को लेके, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब बीजेपी की चाल है। बीजेपी आपको पता है कि एक बदमाश पार्टी है। जिस शराब घोटाले में इतनी रेडें हुई, मनीष सिसोदिया के लॉकर छांटे गए, उनके घर पर रेड हुई, सीबीआई ने इतनी बार बुलाया, और उसके बाद जब उनको चार्जशीट फाइल होती है तो उनका नाम ही नहीं होता उस चार्जशीट में। तो इस तरह की जो चालबाजियाँ ये बीजेपी कर रही है, सिर्फ इलेक्शन की वजह से और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप रेवड़ी के साथ बेवड़ी पार्टी भी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनका आरोप है आपकी पार्टी पर। देखिए, पहले तो रेवड़ियों के बारे में मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आज जो सरकारी स्कूलों की हालत थी 2013 से पहले, जब हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं आए थे, उनकी बड़ी बुरी हालत हुआ करती थी। सरकारी स्कूलों में डेस्क नहीं हुआ करते थे, पंखे नहीं हुआ करते थे, टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, बच्चे स्कूल जाया नहीं करते थे, बंक मार के वापस आ जाया करते थे। सरकारी स्कूल बच्चों को मजदूर बनाने की फैक्ट्रियां बन गए थे। उनको आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया गया, और इतना अच्छा बना दिया गया कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट, न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आता है कि अगर शिक्षा मॉडल कहीं अच्छा है तो दिल्ली में अच्छा है। लेकिन आप स्कूल की बात कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर आप एक बोतल पे एक बोतल फ्री करते हैं दिल्ली के अंदर, तो गरीब जनता तो ठेका पर जा रही है। उस पर भी आऊँगा मैं। अस्पतालों में हर आमो खास आदमी के लिए इलाज इतना शानदार मुहैया करा दिया कि आज पूरे हिंदुस्तान में उसकी मिसाल दी जाती है कि दिल्ली में इलाज जितना अच्छा होता है कहीं नहीं होता। आज दिल्ली में 6-6 घंटे बिजली के कट लगा करते थे, आज लगातार बिजली, फ्री पानी, और बसों में महिलाओं का सफ़र फ्री, और बुज़ुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, और सीसीटीवी कैमरे फ्री, वाईफाई फ्री। तमाम जो चीज़ें जब देती है आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, तो ये बीजेपी वालों को मिर्ची लगती है, और वो कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं। ये मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं है मैडम। ये मेरे हीरो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब संविधान सभा की आखिरी मीटिंग में बोल रहे थे कि आज से मैं लोगों को, आप सबको, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे जाऊंगा, लेकिन आर्थिक और सामाजिक जो खाइयाँ इनको बांटने का काम आने वाली सरकारों को करना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी होगी। 73 साल संविधान को लागू हुए हो गए, लेकिन सरकारें आती रहीं जाती रहीं। आज अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने जब ये करने की कोशिश की तो ये मुफ्त की रेवड़ियाँ उसको कहते हैं। सर, आप डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया तो एक सवाल मेरे जहन में आया कि डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने वाले लोग संसद तक तो जा सकते हैं, मंत्री पद पर भी रह सकते हैं, लेकिन उनकी बात करने वाले को इस्तीफा देना पड़ता है। इससे आपकी पार्टी सहमत है या असहमत है? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का आपकी पार्टी पोस्टर लगाती है, लेकिन उन्हीं की विचारधारा पर कोई 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करता है या 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराता है, तो इस तरीके से चीज़ें क्यों होती हैं? नहीं, उनकी बातों का अनुसरण क्यों नहीं करती पार्टी? उनकी बातों का अनुसरण करती है तभी तो वो संविधान सभा की आखिरी जो मीटिंग थी, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये दर्द दिखाया था कि ये जिम्मेदारी आगे आने वाली सरकारों को लेनी होगी, और वो जिम्मेदारी 73 साल तक सरकारों ने नहीं ली। अरविंद केजरीवाल ने उन शोषितों, पीड़ितों, दलितों की जिम्मेदारी ली। आज देखिए आप, बसों में जो जाने वाले महिलाएं, वो ज़्यादातर दलितों की, हमारे समाज की होती हैं।
अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले ज़्यादातर हमारे लोग होते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज़्यादातर हमारे दलित लोग होते हैं। तो ये मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि वो अम्बेडकर के रास्ते, मुझे तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने की दिशा में कुछ कदम चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आरोप लगता है आपकी पार्टी पे कि आपकी पार्टी जो है वो अंबेडकर की बात तो करती है लेकिन अंबेडकर विचारधारा से बहुत दूर रहना चाहती है। अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता जी। अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन आप खुद उस समाज से आते हैं, सोशल जस्टिस मंत्री हैं, उसके बावजूद क्या चेंजेस अब आप करने जा रहे हैं अब समाज के लिए? समाज के लिए देखिए, जितनी बहुत सारी स्कीम है हमारे SC ST वेलफेयर जो मेरे पास मिनिस्ट्री है, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें अवेयरनेस की कमी है। देखिए, मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। पेंशन में 2000 रुपये मिलते हैं 60 साल तक के लोगों के लिए और 2500 रुपये मिलते हैं 65 साल के बाद। SC कैंडिडेट होने पर 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। मैंने डाटा निकलवाया कि उसमें 20% SC सिर्फ अप्लाई करते हैं, SC सर्टिफिकेट लगाते हैं और वो 500 रुपये पाने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो अवेयरनेस जो 10 डिस्ट्रिक्ट सेंटर हैं पेंशन पाने की, उसमें बोर्ड तक नहीं लगाया गया कि पेंशन 500 रुपये ज़्यादा मिलेगी अगर आप SC सर्टिफिकेट लगाओ तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं और हम इसको मुख्यमंत्री जी से कह के इसको और बढ़वा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम हैं, ऐसा नहीं है। कामों को सही ढंग से करने की ज़रूरत है और सूक्ष्म रूप से उस पर अध्ययन करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। दिल्ली MCD की बात करें तो क्या स्थिति रहेगी आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी 180 से 200 सीटें जीत रही है। दिल्ली में सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की। 15 साल से लोग त्रस्त हैं और मतलब लोग खुद मतलब तैयार हैं कई महीनों से कि चुनाव हों और हम इनको बदलें। आम आदमी पार्टी की आप सरकार बना रहे हैं, कोइंसिडेंट अगर नहीं बनती है, आपकी पार्टी का मेयर नहीं बनता है, तो आप किस तरीके से काम करवाएंगे? क्योंकि काम करना सरकार के लिए आसान होता है, काम करवाना सबसे ज़्यादा टफ होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, काम करवाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन सरकार पक्का बन रही है। बहुत कॉन्फिडेंट है आपसे? बहुत कॉन्फिडेंट है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सब जीत रहे हैं और मैं इतनी जगह जा रहा हूँ, मैं स्टार प्रचारक हूँ, स्टार कैंपेनर हूँ पार्टी का। तो तकरीबन 50 जनसभाएं मैंने की हैं, जनसंवाद किए हैं, तो मुझे तो कहीं नहीं लगा कि कोई मतलब हर जगह लोग बढ़ चढ़ के लगे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी आए, और कोई पार्टी है भी नहीं। बीजेपी से तंग हो चुके हैं लोग। कहाँ तंग हुए? जैसे फ्री राशन दे रही है, आप फ्री का बिजली दे रहे हैं, फ्री का पानी दे रहे हैं, वो फ्री का राशन दे रही है पार्टी, कहाँ परेशान है? कोई फ्री का राशन देने से, फ्री का राशन कितने लोगों को मिल रहा है आप मुझे बताइए? आपको पता है कितने POS हैं? हर तीसरा आदमी, दिल्ली जो है थोड़ी डिफरेंट है। दिल्ली में हर आदमी को राशन कार्ड नहीं है और राशन कार्ड वालों को ही वो राशन दे रहे हैं। आधार कार्ड पे राशन सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने दिया था कोविड के टाइम पे। आधार कार्ड पे राशन प्रधानमंत्री नहीं देते, तो राशन से कोई कुछ नहीं बनने वाला। आखिरी मैसेज नेशनल दस्तक के प्लेटफॉर्म से क्या देना चाहेंगे आप? नेशनल दस्तक के प्लेटफॉर्म से मैं यही कहना चाहता हूँ कि समाज की कोई भी समस्या हो और किसी भी समाज की समस्या हो, क्योंकि समाज कल्याण मंत्रालय किसी एक समाज के लिए नहीं है, सारे समाज के लिए होता है। और मेरे से किसी को कोई भी काम हो मुझे फ़ोन कर सकता है, कोई भी आपके माध्यम से भी मुझे जो भी सलाह आएंगी, जो भी काम आएंगे, मैं उसके करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ और मैं उनको करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू निधि जी, थैंक यू वेरी मच। ये थे सोशल जस्टिस मंत्री राजकुमार आनंद। इनसे हमने बातचीत की और दावा कर रहे हैं कि सरकार इनकी बहुमत के साथ ये दिल्ली की MCD सीट पर कब्जा कर लेंगे, या ये कह सकते हैं MCD की जो कुर्सी है वो आम आदमी पार्टी के हाथ में जाने वाली है। अब लोगों को तय करना है कि उनके लिए शिक्षा ज़रूरी है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा, आपको सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, तमाम तरीके के भेदभाव से उभर कर आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए वोट देना है और आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सी सरकार ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।